मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? कंफ्यूजन ये है कि मरियम आपके ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं। मरियम फरमाती है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। तो ये क्या है सर? वो तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा था कुछ टाइम पहले, शब्बर जैदी साहब ने यही बात उन्होंने कहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो मिस्टर डॉलर हैं जो दुबई से आए हैं, लंदन से आए हैं, वो तो कहते हैं दिवालिया नहीं है, हमें पैसे वहां से मिल चुके हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व भी थोड़े बढ़ गए हैं, 3 बिलियन ऊपर आ गए हैं, पहले 2 बिलियन के कपास थे। लेकिन ये सारा कुछ क्या है? ये कहां, हमें रिलीफ कहां से नजर आया? कोई आपको किसी को कहते हैं जी अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह होती है, एंड ऑफ द टनल कुछ ना कोई लाइट होती है। वो 22 करोड़ लोग कहां से टनल में से वो लाइट ढूंढे? कोई इस वक्त राह निजात इस वक्त आरजू नजर नहीं आ रही। इस वक्त हर इंसान, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कहा, देखें जो खतरनाक कार्ड खेले हमारे मिस्टर हैंडसम ने, वो एक गद्दारी का कार्ड खेला और दूसरा इस्लाम का, रिलीजन का। ये दोनों बहुत खतरनाक कार्ड है और लोगों को उसने तबाह करके रख दिया। बच्चों को ऐसा नशे पे लगा दिया। ये नशा है जिसको कहा जाए कि भाई आओ पार्टी करें और जाते दफा तुम्हें यहां से उम्रे और हज का स्वाब मिलेगा। ये किस चक्कर में लगा दिया? यही दुख और अफसोस है। अब मैं इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज जब आप जावेद अख्तर साहब की बात की तो उन्होंने भी आके गिला यही दिया है। देखिए, हम भारत कोशिश करता रहा है, आपके लोगों को बुलाता रहा है, आपके मुझे अभी तक याद है उनकी बात बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? आपके अंदर भी कोई टॉलरेंस है? बल्कि कल मैंने ट्वीट किया कि लाहौर में, कराची के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, जहां पे वो पुलिस स्टेशन पे, वहां पे एक अजमल मसीह है, क्रिश्चियन है, उसकी डेथ हुई। किसी ने उसके बारे में भी सोचा कि वो कौन है? वाहिद कफील था वो अपनी फैमिली का। किसी ने सोचा उसके बच्चे आगे किस तरह पढ़ेंगे? और सर मीडिया ने भी बाकी 2 जो थे उनको शहीद लिखा और उसको लिखा हलाक हो गया, उस पर भी एतराज हुआ लोगों की तरफ से। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो गिले जावेद अख्तर साहब ने जो बात की खिला, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूं, भाई 76 साल नफरतें कर रखी हमने, जंगें लड़ी, बड़े ड्रामे किए, यार एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखो, टॉलरेंस को भी टाइम देकर देखो, शायद वो काम करे। कोशिश करो, घर से शुरू कर लो, माइनॉरिटीज का यहां से शुरू करके देख लो। लेकिन ये करना होगा, किसी ना किसी को करना होगा। अफसोस हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर वो विल नहीं है, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, हम इस्लाम को सही नहीं समझ पाए और हमें पता नहीं है टॉलरेंस। बल्कि मैं अक्सर ये कहता था, मेरे दोस्त अमेरिका में मुझे कहते हैं, खासकर जो भारत से, वो कहते हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं, आपकी तरबियत में शामिल नहीं है कि टॉलरेंस से मिलजुल के रहना किस तरह होता है। क्योंकि सारे लोग चले गए भारत, यहां से माइनॉरिटी तो रही नहीं ना। चंद हिंदू थे बेचारे सिंध में, वो जाने की उन्होंने कोशिश की, कई गए, कई फिर वापस लौट के आ गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। बहुत को तो हमने कलमा भी पढ़ा दिया। नहीं, कल और दूसरा मैं एक और आरजू बताऊं, कलमे की आपने बात की, कन्वर्जन किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स नहीं होती। अगर किसी को आप कहना जी कि आप कलमा कल से पढ़ना शुरू कर दें, और यहाँ पे तो मुसलमान पूरा कलमा नहीं पढ़ते, तो आप कहते हैं आपने हिंदुओं को कलमे पढ़ा दिए। आरजू, यहाँ तो मुसलमानों को नमाज तर्जुमे के साथ नहीं जाती। सर मुझे सिंध में और हर जगह पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चियां जो ये कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसी में आएगा ना, कलमा ही पढ़ा ना उन्होंने, जबरदस्ती पढ़वाया गया। चाहे मैं उसको सख्त कंडेम करूंगा, सख्त कंडेम करूंगा। जो वो गलत कर रहे हैं, बल्कि गुनाह है वो किसी को बाई फोर्स करना, और वो भी 21वीं सेंचुरी में, और किसी के साथ नफरत करना 21वीं सेंचुरी में, उसके फेथ बेस पे उसका क्या। देखें, मैं इनसे ओपन करके चैलेंज कर, मैंने कई किताबें पढ़ी इस्लाम के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, सेंटर वही सेम है। आप हर एक मुख्तलिफ रास्ते से सेंटर पे जा रहा है अपने, अब हर एक के लिए मैं कहता हूं वाहे गुरु भगवान खुदा अल्लाह एक ही चीज का नाम है, एक सोच की बात है। और दूसरा मैं ये बताऊं, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। आप पानी ज्यादा पी लें तो बीमार हो जाते हैं,
ये तो सोचना फिर कि इस्लाम के बारे में आप इस हद तक आगे चलना। अब तो अब आपके सामने तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं। आप जितना उस साइड पे चल रहे हैं, आपके जिस तरह ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने आके आपको लगा दिया इस जिहाद पे, बहुत सख्त थी। और मुझे बिल्कुल इस वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे हैं। जब अफगानिस्तान जो एक जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, उनके हालात आपसे बेहतर है। आज मैं आज बल्कि सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा इसी हवाले से। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि जो आर्मी बेसिस खाली पड़ी थी, हम वहां पे ट्रेड मार्केट्स बना रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि वहां पे आके अपने प्लांट्स लगाए, चीजें लगाए। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकोनॉमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, जो आपके ये अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। वो ट्रेड पे आगे जा रहे हैं। और चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, और वो बल्कि चाहते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करें अफगानिस्तान को दोबारा, क्योंकि जब भी उनके अपने हालात ठीक होंगे, अफगानिस्तान इज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो जाएंगे वहां पे और अपने पंजे काटेंगे। लेकिन हमें तो उन्होंने अबैंडन कर दिया, चाइना ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कभी ये खतरनाक लोग हैं, ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। उन्होंने बल्कि कौंसल जनरल भी, मैंने कहा था, बंद कर दिया कराची में, इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने अपने लोगों को भी कहा है कि अपने जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे चाहे हैं, जिस तरह भी छोड़ के वापस आ जाओ, यू आर नॉट सेफ देयर एनीमोर। अफसोस है इस पे, मैं बहुत ज्यादा जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और दूसरा उसमें मैं जो खासकर एक बात जो करना चाह रहा था, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जब पैसे भेजते हैं, अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे ये भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं, नील मोहन साहब, वो भी बात, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की है। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग, आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है, जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको कहूं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है, उसको वादा देता है और रोटी कपड़ा मकान। आज तक उसी के वोट ले रहे हैं, खुद हार्वर्ड ग्रेजुएट दे कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ वोट ले रहे हैं। सिर्फ, बल्कि मैं सब आज भी आपको 5 से 10 हजार लोग हैं। बल्कि मैं छोटी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दे तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा था, खुदारा ये तुम्हारी जो 5 से 10 हजार लोग हैं, $17.4 बिलियन पर साल पर ईयर इनके लल्लो तरल्लों पे खर्च हो रहा है रूलिंग एलीट के। 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, और $17.4 बिलियन आपके आधा बजट है। ये सिर्फ आपके अफसरान मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त घरों, मुफ्त नौकरों में खा जाते हैं। सर, आप जानते हो कि मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं, और उनका कहना है कि जी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे तो अमीर आदमी को फर्क पड़ेगा कि मतलब उसकी खिंचाई होगी या उसके पैसे खर्च होंगे। गरीब तो 50 रुपए का पेट्रोल लेते हैं बकौल उनके, कि गरीब आदमी को कुछ होगा ही नहीं। ये हाल है इनका पीपल्स पार्टी वालों के दिमाग का। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी हमने V8 गाड़ियां चलानी है, हम पे फर्क पड़ेगा। गरीब आदमी तो पहले साइकिल पर है, उसको तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल उन्होंने इसी तरह फरमाया था। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में से गुर्बत खत्म कर देंगे, बस किस तरह गरीबों को मार देंगे। ये तो बिल्कुल वही बात की उन्होंने। कहते हैं आपके सर में दर्द है तो सर काट दें आप।
ये वही इन्होंने हल बताया, और ये आपको हल यही बता रहे हैं 76 साल में इनके प्लाजा दुबई में किस तरह बन गए, इनके सारे फ्रॉड लंदन में किस तरह चल गए, इसी तरह हो रहा है ना। वो कहते हैं इनको यार इनको आटा नहीं मिल रहा तो केक खाया करें, ये वही कह रहे हैं और क्या कहना। लेकिन आरज़ू मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, बल्कि आज कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें, कोई ऐसा एक शख्स बता दें, कोई एक वाहिद जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है आपकी नजर में कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता सर, बिल्कुल। तो फिर ये नैब को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, एंटी करप्शन को भी खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन वो एक आपके रिटायर्ड जज साहब का जो चीता है वो जब निकला बाहर, आपके जो डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ वाले उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट उसको भी खत्म कर देना चाहिए। नेशनल डिजास्टर है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। फायर ब्रिगेड जब भी आग लगती है उनके पास सीढ़ी होती है ना पानी होता है, उसको भी खत्म करें आप। पाकिस्तान में आप कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट आर यू डूइंग, आपकी मंजिल क्या है आज? मुझे मैं तो अब इस चीज पे आ चुका हूं, आप मुझे कोई ना कोई बंदा 22 करोड़ में से मुझे ये बता दें कि हम अब कहां जाना चाहते हैं। आप जा तो अफगानिस्तान से भी नीचे, इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? चाइनीज भी छोड़ गए अब आपको, अमेरिका पहले आपसे डरता है, आपको कहता है कि डबल गेम है, आप मेरे साथ हमारे साथ डबल गेम करते रहे। वही तो कह रहा हूं आरज़ू कि आप कहां जाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। हम तो 72-36 साल पहले यहां पे आके जान बचा के फिर रहे हैं, आप कहां जाना चाहते हैं? आपके हालात देख देख के तो अमेरिकन परेशान है इस वक्त, दुनिया परेशान है इस वक्त। देखे ना आपके IMF वालों ने क्या कहा है, आपने स्टेटमेंट उसकी सुनी जो साइड लाइन्स पे उसने दिया DW को, उसने कहा खुदा के लिए हमने कहा था अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीबों के गले ना काटो। और इन्होंने उल्टा सुना। अब मैं बताता हूं उसकी बात। अब इनको पता है लोगों को कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, इससे गरीब आदमी पिस के मर जाएगा। पेट्रोल, गैस और बिजली ये गरीबों के ऊपर मार है इन्होंने जो किया है। इनको चाहिए था 500 गज के, 1000 गज के जो घर हैं, और जो गाड़ियां इस वक्त 1500 सीसी 1400 सीसी से बड़ी हैं उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं, उनकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये बाहर के जो टिकट हैं जहाज के ये डबल करते हैं। लेकिन उधर तो बच्चे इंग्लैंड में जाते हैं ना, वो तो बेटा पढ़ता है भाई, 2 बेटे पढ़ते हैं लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, भाई उनको तो पाउंड चाहिए हैं। तो ये अभी भी जो IMF का पैकेज है सिर्फ उन डॉलर और पाउंड इनको चाहिए बच्चों की ट्यूशन फीसों के लिए, गरीब आदमी तक तो ये पहुंचेगा नहीं। और ये हकीकत आपका जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल जो है वो फेल हो चुका है। उसकी वजह ये है लोग अदालतों में जाते हैं, जजेस उसमें करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसिक्यूशन करप्शन में इन्वॉल्व है, जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो डर के गवाही नहीं देते। तो बस ये, लेकिन ये कि जब आप मेरी समझ से बाहर है कि जब जिहाद की कोशिश, आप कहते हैं जिहाद, तो ये दूसरी जिंदगी के अंदर अपनी शराफत क्यों नहीं लाते? सिर्फ शुगल मेले के लिए जिहाद चाहिए आपको, वरना दूसरे इस्लामी इक़्तिदार, दूसरे जो हमारे एशियाई इक़्तिदार हैं उनके आप उसको क्यों नहीं देखते आप? क्यों किसी की बच्ची छोटी, और मजे की बात तो ये आरज़ू, दुख वाली तो बात, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां रेप करते हैं, बच्चियों की वीडियो बना के डार्क वेब पर पैसे बना रहे हैं, वहां इस्लाम नहीं याद आता है। बस जहां मतलब आए, जहां अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब इस्लाम को मोल्ड कर लिया जाता है। जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर कोई इस्लाम की चीज नहीं है, शादियां करने के लिए 4 औरतें कर लेती हैं। और जो मुगल यहाँ दंदराते फिर रहे सालों, उनकी 300 औरतें होती थी हरम के अंदर, उन्हें इस्लाम की कोई जरूरत नहीं। तो उसके बाबरी के अंदर मैंने खुद पढ़ा है कि बाबर साहब शराब पीते थे और हर दूसरा मुगल और ये सारे शराब पीते थे, खुली वाइन पीते थे। लेकिन हमारे ऊपर बात जब करनी है तो बस कह दीजिए नौज़ बिल्लाह, इस्लाम 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 इस्लाम। और यार इस्लाम को समझने की कोशिश करो, इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करो। ये रिलीजन बहुत अच्छा था लेकिन आपने खराब कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग। ये जो ये हल्की हल्की थाप पे जो नाच रही ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट, इस पे ये जो लोग कहते हैं ना, ये क्या वो एक फिक्रा होता है, ये टांगों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानेंगे। ये टांगों के भूत हैं, इनको जब तक ठुले नहीं पड़ेंगे, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वो बातें कर रहे हैं ना, अभी एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना लाड प्यार कर रही है। लाडला है ना, वो कहते हैं लाडला है, खेलने को चाल मांगता है तो वो इसको हाथ नहीं लगाते ना, हर चीज का लाड। लेकिन ये लातों वाले भूत हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी इदारा अब पाकिस्तान को कंट्रोल वही कर सकेगा जो ताकतवर होगा, जो डंडे के जोर पर थप्पड़ों से सारा कुछ ठीक करे। क्या ये मुल्क है, इसको मुल्क कहेंगे आप? ये लूट मार का एक ग्रुप है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। पता नहीं, मैं समझता हूं भाई खुदा भी किस तरह पाकिस्तान को खुदा ने भी रिजेक्ट कर दिया है कि 22 करोड़ लोगों की बद्दुआएं भी नहीं सुन रहा। जब खुदा आपकी बद्दुआएं भी ना सुने तो फिर कितना खुदा नाराज होगा आपसे, सोचे भाई। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा कि साहिल सर बता रहा है कि भाई भारत मतलब कि दुनिया के जो
थर्ड स्टार्टअप्स में आ गया है। मतलब कि जो दुनिया में जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, स्टार्टअप्स की जो इंडस्ट्री लगी पड़ी है पूरी दुनिया में, उसमें भारत का स्थान तीसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि भारत के अंदर स्टार्टअप्स मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कि 1-1 बिलियन के स्टार्टअप्स होते हैं, जो यूनिकॉर्न्स होते हैं ना, वो इंडियन गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उन लोगों को, कि भाई साहब गवर्नमेंट खुद उनको लोन दे रही है, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा रही है। और इंडियन स्टूडेंट्स जो कि बाहर चले जाते हैं अमेरिकन कंपनीज वगैरह में, अब उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब यहीं पर ही बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए जाएँ, बड़ी बड़ी मतलब कि ऐसी कंपनियां बनाई जाएँ जिसको मतलब कि पूरी दुनिया में लीड किया जा सके, मतलब भारत द्वारा, मतलब कि भाई, ठीक है। और बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन रहे हैं भारत के अंदर, बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने मुहिम चला रखी है कि भाई साहब भारत में मतलब कि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है भाई साहब। और IIT जो है ना, IIT IIM भी बहुत ज़्यादा आप खुल रहे हैं भारत के अंदर, और दूसरे देशों में भी हम खोलने जा रहे हैं, मतलब UAE वगैरह में भी IIT वगैरह खुलने जा रहे हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, ठीक है। जो इंडियन CEO हैं भाई साहब भारत के जो है, मतलब कि वो अमेरिकन कंपनीज में लगे हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी पोस्ट, यानी कि भाई साहब CEO लगे पड़े हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, यूट्यूब जैसी कंपनी पे भी मतलब कि लगे पड़े हैं भाई साहब। यूट्यूब सब जानते हैं यूट्यूब क्या है, गूगल क्या है और माइक्रोसॉफ्ट क्या है भाई साहब। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें भारतीय लगे पड़े हैं और भाई साहब काम कर रहे हैं। मतलब कि भाई, मतलब कि इंडियन जो डायस्पोरा है ना, जो मतलब कि जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका या फिर किसी भी देश में रह रहा है ना, तो भाई वो टेक्नोक्रेट्स बन चुके हैं भाई साहब। वो सिर्फ डायस्पोरा नहीं रहे हैं, ये साहिल सर खुद बताता है कि टेक्नोक्रेट्स बन चुके हैं। और भारतीय डायस्पोरा भाई साहब सबसे ज़्यादा पढ़ा ना, वो मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डायस्पोरा है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए भाई साहब। जो मतलब कि रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं ना, मतलब कि जो भारतीय हैं, मतलब कि भेजते हैं भाई भारत के अंदर, मतलब कि जो कमाते हैं उसके बाद भारत के अंदर भेजते हैं। तो भाई साहब, तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। मतलब कि भारत की इकोनॉमी टिकी नहीं हुई रहे हैं भाई साहब, वो भारत में भेजे हैं। हाँ ठीक है, बूस्ट होती है, लेकिन भाई पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी मतलब कि भारत जो है बहुत ज़्यादा डील करता है दूसरे देशों से, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है भाई, बिजनेस की डील्स होती हैं, ठीक है भाई साहब। कुछ देते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, तो कुछ एक्सपोर्ट कराते हैं, तो भारत बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। और 78 सालों में पाकिस्तान मतलब कि वहीं का वहीं रह गया, लेकिन भारत ने तरक्की करनी शुरू कर दी, मतलब कि 90s में ही कर दी थी। मतलब कि भाई भारत ने मतलब कि रिफॉर्म्स वगैरह करे थे, यूके में अपना गोल्ड तक रखा था, ठीक है भाई। जो इकोनॉमी थी मतलब कि भाई वो पटरी पर आ गई थी, ठीक है। एक वक्त था जब कि पाकिस्तान की इकनॉमी भी मतलब कि भारत से आगे जा रही थी, मतलब कि भाई साहब एक टाइम पे चाइना से भी आगे जा रही थी पाकिस्तान की इकनॉमी भाई साहब। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान को जो चूरन दिया गया, मतलब कि लाहौरी चूरन, कि भाई भारत आ जाएगा, खा जाएगा हमको, हमें तो डिफेंस में पैसे लगाने हैं, हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमें कोई डील नहीं करनी, किस देश से रिलेशन नहीं बनाने हैं, हमें तो भाई साहब आतंकवादी एक्सपोर्ट करने हैं। तो भाई पाकिस्तान की रफ्तार एकदम धीमी हो गई, और उसके बाद भाई पाकिस्तान मतलब कि अभी तक IMF से अपनी जान नहीं छुड़ा पाया है, क्योंकि भाई IMF से ये हर साल बेल आउट पैकेज पकड़ते हैं। उसके बाद भाई IMF की जो किस्तें होती हैं हर साल की, वो उसको रोल ओवर करवा लेते हैं भाई साहब। नया लोन 2 बिलियन का, 3 बिलियन का ये पकड़ लेते हैं भाई साहब। और उसके बाद भाई मतलब कि अपने डिफेंस वगैरह में पैसा लगा देते हैं। उसके बाद भाई IMF कह कह के थक जाता है कि भाई साहब ठीक है, आप मतलब कि मतलब गरीबों पे इतना वो टैक्स मत लगाओ, मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, लेकिन भाई ये गरीबों पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, ठीक है भाई। IMF भी बोलता है भाई साहब, लेकिन समझते नहीं है भाई। IMF की रिपोर्ट आई कि भाई साहब सारा जो पैसा होता है ना, जो भी IMF से लेते हैं, ये खा जाते हैं इनके मिनिस्टर वगैरह, उनके जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, डिफेंस वगैरह भी लगा के। उसके बाद भाई वहाँ पे UAE वगैरह लंदन में भाई चला जाता है। अभी UAE की मतलब की प्रॉपर्टी मतलब कि उछाल आया प्रॉपर्टीज़ में, मतलब कि पाकिस्तानियों ने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है। जब मतलब इन्होंने जब से भी लोन पकड़ते हैं ना, उसके बाद UAE में मतलब कि मकान वगैरह खरीदते हैं। उसके बाद भाई प्रॉपर्टी लेते हैं, और UK में भी प्रॉपर्टी लेते हैं पाकिस्तानी, मतलब कि भाई पाकिस्तान का पैसा ही बाहर पहुंचा देते हैं, जिससे भाई तरक्की नहीं हो पाती भाई साहब। मतलब कि इकोनॉमी में पैसा लग ही नहीं पाता भाई साहब, रिफॉर्म्स नहीं हो पाते हैं अच्छे तरीके से। अभी PIA बिक गई है, और मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, और भाई साहब PI पहले ही बेच देना चाहिए था। बेचने का फैसला बहुत सही है, लेकिन भाई साहब ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, सब के सब काम। लेकिन भाई साहब को क्या कह सकते हैं भाई साहब, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को टेररिस्ट प्रोड्यूस करने से फुर्सत मिलेगी जब तो ऐसी सोचेंगे, अपने आवाम के लिए सोचेंगे, या आवाम को कैसे रिलीफ देना है हमें भाई साहब। लेकिन ये नहीं सोचते ना भाई, सिर्फ भारत से नफरत नफरत नफरत। कश्मीर के चक्कर में भाई साहब ये पूरे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन भाई इनको दिखता नहीं है कि भाई साहब मतलब कश्मीर तो भारत का, ये UN में भी भाई भारत के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन भाई ये समझते नहीं है ना कि भाई साहब भारत कभी ना कभी अपना कश्मीर ले ही लेगा। पार्लियामेंट में भी भाई साहब मतलब कि वो सीटें छोड़ता है, मतलब कि
जो गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भाई भारत अपने पार्लियामेंट में भी भाई साहब सीटें छोड़ता है उनके लिए, तो भाई साहब पता नहीं उनको क्या लगता है कि भाई भारत अपना क्लेम छोड़ देगा भाई साहब कश्मीर से। भाई साहब नहीं, भाई भारत एक ना एक दिन कश्मीर अपना ले लेगा भाई साहब, ये बात सच है, ठीक है। लेकिन भाई 78 सालों में मतलब कि भारत भाई बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है भाई। भारत के अंदर भाई बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक IMF से अपनी जान ही नहीं छुड़ा पाया। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।